हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है। देखिए, जो लोग टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और जीआईसी प्रवक्ता इन सब की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं, उनके लिए तो यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही, साथ में यह पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति, ये जीएस में भी आ जाता है। तो इस तरह से जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है। हिंदी की स्थिति, तो हमारी जो राजभाषा है वह है हिंदी। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी राजभाषा है वह है हिंदी। अब राजभाषा क्या होता है? राजभाषा जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। किसे कहते हैं राजभाषा? जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत में संविधान बनने से पहले राजभाषा के पद पर कौन कौन सी भाषाएं सुशोभित हुई हैं। तो देखिए, अशोक के समय में पाली, अशोक के समय में कौन सी राजभाषा थी? पाली राजभाषा थी। और देखिए, ये मोहम्मद गौरी से अकबर तक, अशोक के समय में तो पाली थी, उसके बाद में मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर के शासनकाल तक हिंदी राजभाषा के पद पर सुशोभित रही। उसके बाद अकबर के ही शासनकाल में मंत्री टोडरमल थे, उनके आदेश से फारसी को राजभाषा बना दिया गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ये जो फारसी राजभाषा बनी थी ये अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से बनी थी। उसके बाद ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से राजभाषा बनी अंग्रेजी। जो अंग्रेजी राजभाषा बनी थी वह बनी थी ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से। जब अंग्रेजी राजभाषा बनी उसके बाद राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी। जब लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और उनके सतत प्रयासों से सन 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। देखिए, जो हिंदी है उसको उर्दू के समान अधिकार मिला है। किसके प्रयास से? पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। ठीक। उसके बाद संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंकर ने प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है गोपाल स्वामी आयंकर ने। ठीक। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता प्रदान की गई? इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, ये जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं या अदर सब्जेक्ट्स के लिए, ये सब में पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता प्रदान की गई। तो 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा से संबंधित संविधान में कुल 9 अनुच्छेद जोड़े गए। राजभाषा से संबंधित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक। इस तरह से कुल 9 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित हैं। देखते हैं अनुच्छेद 343 का क्लॉज 1 क्या कहता है। 343 का क्लॉज 1 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 343 का क्लॉज 2 कहता है कि 15 वर्षों तक, यानी कि जो संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1950 में। तो 1950 से 15 वर्ष क्या हुआ? 1965। तो 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। तो अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। लेकिन जो हमारी जो सरकारी नीतियां हैं उनके कारण ऐसा नहीं हो सका। इस अनुच्छेद का मतलब था कि 15 वर्षों तक यानी 1965 तक तो अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, लेकिन उसके बाद में हिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन नीतियां ही हमारी ऐसी हैं, ऐसा नहीं हो सका। और आज की डेट में अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा के पद पर सुशोभित है। अब देखते हैं
अनुच्छेद 344 का क्लॉज 1, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद यानी कि 1955 में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। कब करेंगे? 1955 में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 344 के क्लॉज 4 में कहा गया कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। क्या की गई? एक समिति गठित की गई जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। कुल कितने थे? 30 सदस्य। ठीक है ना, इस समिति में कुल 30 सदस्य थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खरे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर खरे थे। और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 15 जुलाई 1955 को। अनुच्छेद 346 में कहा गया कि 2 राज्य या राज्य व संघ के बीच संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। क्या कहा गया? कि जो 2 राज्य हैं वो आपस में, और राज्य या संघ ये दोनों अपने आपस में संचार उसी भाषा में करेंगे जिसमें संघ की राजभाषा उस टाइम जो होगी। ठीक है ना। लेकिन ये भी कहा गया कि 2 से अधिक राज्य यदि आपस में सहमत हो जाते हैं तो वे आपस में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 347 में कहा गया कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि यदि वह चाहे तो किसी राज्य की जनता की मांग के कारण उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। दूसरी राजभाषा के रूप में, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक तो राजभाषा है ही, साथ में दूसरी राजभाषा उत्तराखंड की है संस्कृत। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा है ही, साथ में जनता की मांग के कारण कौन सी राजभाषा है हमारी दूसरी? उत्तर प्रदेश की उर्दू। अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय और अधिनियम, विधेयक, इन सब के लिए जो प्रयोग किए जाने वाली भाषा है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 351 इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संघ या केंद्र की होगी। तो हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी किसकी होगी? संघ या केंद्र की होगी। यह कहा गया अनुच्छेद 351 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। जो प्रेजेंट में भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। लेकिन जो प्रारंभ में भाषाओं कितनी भाषाओं को रखा गया था? 14 भाषाओं को। जब अनुसूची तैयार हुई थी उस समय 14 भाषाओं को रखा गया था, लेकिन आज 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की राजभाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों है। भारत की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। अनुच्छेद 120 इससे संबंधित है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अभी डिस्कस किया था कि संविधान में यह आश्वासन दिया गया था कि सन 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका और सन 1963 और 67 में राजभाषा अधिनियम के द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। इस तरह से भारत की राजभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों हैं। ठीक, अभी हमने देखा था कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, लेकिन संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ वह हुआ था 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन जब 1967 में हुआ तो सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब 3 भाषाओं को रखा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह से इन 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो संविधान की 8वीं सूची में कुल भाषाएं कितनी हो गई? 22। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन हिंदी को तो इन 22 भाषाओं में स्थान है, ठीक है ना, हिंदी का स्थान तो है, लेकिन अंग्रेजी को इन 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भी हुआ, ठीक है ना, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन भी हुआ, जिसमें भाषा के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ वह था आंध्र प्रदेश। इसका गठन हुआ 1956 में। कब हुआ? 1956 में।
तो भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, यह प्रथम राज्य है जिसका 1956 में गठन हुआ था। हिंदी की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख भाग 17 में किया गया है, जिसमें 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दे दिया गया है, 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में संघ की राजभाषा है, ठीक है ना। संघ ऐसे कह सकते हो आपके संघ के मतलब मेन है, तो सबसे पहले इसी को दे दिया गया है संघ की राजभाषा। द्वितीय अध्याय में प्रादेशिक भाषाएं, प्रदेश बहुत सारे हैं, संघ के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें उस सेकंड नंबर पे प्रादेशिक भाषाओं को रखा गया है। तीसरे अध्याय में रखा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के अंदर आते हैं, संघ के अंदर भी आते हैं और प्रदेशों के अंदर भी आते हैं। तो इस तरह तीसरे अध्याय में इनको जगह दी गई है। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में हिंदी के विकास हेतु विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले संघ की राजभाषा, फिर प्रादेशिक भाषाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, और उसके बाद में हिंदी के विकास हेतु विशेष निर्देश। ओके, अब हम देख लेते हैं राजभाषा के विकास संबंधी संस्थाएं, जो संस्थाएं राजभाषा के विकास में अपना योगदान देती हैं। 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इसकी स्थापना हुई 1961 में। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन? देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली, ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द आ रहे हैं, इससे लगेगा कि किसी और मंत्रालय के अधीन कार्य करते होंगे, लेकिन जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इसका गठन 1961 में हुआ। 1960 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 1960 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ। 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। 1968 में राजभाषा संकल्प 1968 में राजभाषा संकल्प की स्थापना हुई। 1976 में राजभाषा समिति की स्थापना हुई, और 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई, और यह राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन हुआ, और 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ, और इसका गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये संस्थाएं राजभाषा के विकास से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। इस तरह आज की क्लास में हमने जाना कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है और इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।